अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है या जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अच्छा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हम क्या करते हैं, हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हमें उनके लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या बेसिक, जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर या मॉडुलस का ऑपरेटर भी आ रहा है। तो ये सारे शामिल हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। तो अब यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ऑपरेटर और दूसरा होता है ऑपरेंट। अच्छा, अब ऑपरेटर और ऑपरेंट्स में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल अच्छा, हम अगले असाइनमेंट ऑपरेटर में इनको समझ लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर में देखें कि असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में ना दो चीज़ें हैं। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और एक होता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? सिंगल इक्वल इस्तेमाल होता है। अभी हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया था, पिछली वीडियो में। अब वेरिएबल है, एक्सप्रेशन है। सिंपल क्या कर रहा है कि वेरिएबल आ रहा है सम, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है या कोई भी वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे a इज इक्वल टू 10, ए को वैल्यू क्या मिल रही है? 10 मिल रही है। 10 मिल रही है का मतलब क्या है कि ए में वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 10 पड़ी हुई है और ये इसको असाइन हो रही है। अब फॉर एग्जांपल ए में 10 है, बी में 20 है, तो हम इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। ए में 10 आ गई, बी में 20 आ गई। अब ये तो हो गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस क्या कर रहा है? ये तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, ये तो एडिशन कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों ऑपरेटर्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, अरिथमेटिक भी हो रहा है, असाइनमेंट भी हो रहा है। अब 10 प्लस 20 ये तो किया अरिथमेटिक ऑपरेटर ने, इसने 30 कर दिया। लेकिन हम ये तो नहीं कहते ना सम में 10 प्लस 20 पड़ा हुआ है, हम तो यही कहेंगे सम में पड़ा हुआ है जी 30 पड़ा हुआ है। क्यों 30 क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि ये एडिशन होके अब जो वैल्यू मिल रही है सम को, किसकी बेस पे? इस असाइनमेंट ऑपरेटर की बेस पे वो कितनी मिल रही है? 30 मिल रही है। तो ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यू को क्या करता है? असाइन करता है। अच्छा, अब जो थर्ड नंबर पे है हमारे पास वो क्या है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही ये होता है कि वैल्यू क्या करना, जो वेरिएबल है उसको असाइन करना। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ ना अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आ रहा है और असाइनमेंट भी आ रहा है, कंपाउंड बन गया। ये भी कंपाउंड है, ये भी, ये भी, ये भी। अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है? फॉर एग्जांपल इसको लिखा कैसे जाता है कि यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाएगा कोई ना कोई, और यहाँ पे साइड पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद एग्जांपल के ज़रिए समझें तो कैसे समझ सकते हैं? जैसे सम ऑपरेटर आ गया हमारे पास, ठीक है, अरिथमेटिक भी और दूसरा असाइनमेंट भी, तो ये बन गया कंपाउंड ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे क्या आ गया? कोई ना कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा या कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसका मकसद बेसिक क्या होता है कि हम ना चीज़ों को सिंपल कर रहे होते हैं या चीज़ों को थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक आसान तरीका है, जैसे अब लिखा हुआ है ना सम प्लस इक्वल टू एन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सम है ये एक दफ़ा इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। जैसे अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो ये बेसिकली ना हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम इसको इस तरतीब में भी लिख सकें
या इस तरतीब में लिखने का मकसद ये होता है कि ये आसान है, कि हमारे पास ना बार बार सम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब देखें यहाँ पे भी ना अरिथमेटिक भी इस्तेमाल हो रहा है, असाइनमेंट भी हो रहा है, दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इस तरीके में मेन चीज़ क्या है कि हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को समझना था। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसी तरह आगे जितने भी अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कंबाइन कर सकते हैं, उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू एन है। तो हमने क्या कहा था कि ये जो वेरिएबल होता है, ये इसके साथ जो वर्क कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखें सम माइनस एन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट एक वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ पे ए मॉडुलस बी, तो ए मॉडुलस बी। तो बेसिक क्या है कि हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, सिंपल लिखने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे। अब अगला है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये एक रिलेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए जो है वो बराबर होना चाहिए 3 के, तो ये कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि ए में पहले ना कोई वैल्यू पड़ी होनी चाहिए जो कि 3 होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि 3 इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सारे क्या है, रिलेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ कर दिया। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें हम कोई डमी वैल्यूज़ ले लेते हैं। मैं कहता हूँ सी में पड़ा हुआ है जी 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, ए में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है, और बी में 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस कंडीशन को चलाता हूँ, सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी, ये होना चाहिए। सी में वैल्यू पड़ी है 5, ए में पड़ी हुई है 2 और 3 में पड़ी हुई है, बी में पड़ी हुई है 3। ये बन गया ए प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 5 क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। और सी में भी तो 5 पड़ा हुआ है, सी जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, नहीं 5 तो 5 से ग्रेटर देन नहीं होता, हमारी कंडीशन तो फॉल्स होगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता ये इसमें एंड लगा हुआ है, इसका मतलब होता है आर, कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारी कंडीशन ट्रू कंसीडर की जाएगी। अगर c इक्वल टू 5 है या 5 इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, या तो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल हो रही है, ठीक है। अगर ग्रेटर भी ना होती, इक्वल भी ना होती, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। फिर इसी तरह x लेस देन 5.3, x में कोई वैल्यू पड़ी होगी जो कि क्या होनी चाहिए, 5.3 से कम होनी चाहिए। n इक्वल टू 20 होना चाहिए, n में वैल्यू पड़ी हुई है जी 20, ठीक है, 20 इक्वल टू 20 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, n में कोई और वैल्यू है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से वर्क करते हैं। तो काउंट क्या है, नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, काउंट में कोई ऐसी वैल्यू पड़ी होनी चाहिए जो 10 नहीं होनी, 10 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए लेकिन 10 नहीं होनी चाहिए, तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, जो एंड और नॉट होते हैं। अब एंड की लॉजिक क्या होती है कि ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, कि जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये इसकी कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेटर जो सारा एक्सप्रेशन पे लगा हुआ है वो एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होगा। और की फंक्शनैलिटी, अच्छा हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन लेस देन 10 होना चाहिए। अब ए में चले हम एक वैल्यू कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, 5 कर लेता हूँ मैं। ए में पड़ा हुआ है जी 5 पड़ा हुआ है ए में, ठीक है, बीच में एंड लगा हुआ है, ए में पड़ा हुआ है 5, ठीक है। अब देखें बीच में क्या लगा हुआ है, एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है। अब इसको चलाएंगे कैसे, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, 5 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई,
हमने इसके साथ दूसरा एक्सप्रेशन भी चेक करना होता है, क्योंकि एंड की फंक्शनैलिटी ये है कि उसके सारी की सारी जो इनपुट्स हैं या सारी की सारी वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 5 लेस देन 10, 5 जो है होता है वो 10 से लेस देन होता है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है। अच्छा चलें हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 20 कर लेता हूँ, ठीक है, इसको चलाते हैं। a में पढ़ा जी 20, ठीक है, 20 जो है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है। लेकिन 20 जो है वो 10 से लेस देन नहीं होता, ना ही उसके बराबर होता है, तो ये होगी फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो फॉल्स कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एंड की जो फंक्शनैलिटी होती है वो यही होती है कि दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो ट्रू होने चाहिए। चलें, अच्छा अब देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में देखें सेम हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन आएंगे, लेकिन और की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि दोनों में से एक भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू है, या कोई भी, ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है वो ट्रू कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल n लेस दैन 10 है, n ग्रेटर दैन 25 है, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे n की वैल्यू लेट कर लेता हूँ 5, ठीक है, n जो है 5 है, ठीक है, और ऑपरेटर आ गया। तो अब यहाँ पे देखें 5 लेस दैन 10 कंडीशन ट्रू, 5 ग्रेटर दैन 25 कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पे ये तो फॉल्स होगी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो अगर एक भी ट्रू हो जाए और में ट्रू होती है वो एक्सप्रेशन आपका चलेगा। लॉजिकल नॉट, अब आ गया है लॉजिकल नॉट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये नगेट कर देता है। नगेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है अगर वो ट्रू है फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। नॉट लगा दिया, तो अब यहाँ पे लगा हुआ है नॉट। नॉट का मतलब क्या है, ए लेस देन बी, कि ए की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं, ए में है जी 5, बी में है 10, ठीक है, 5 लेस देन 10। अगर हम इसको सिंपली देखें तो ये बन रहा है 5 लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन अब यहाँ पे लगा हुआ है नॉट। नॉट हमें ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जो है वो बी से लेस देन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो इस सिनेरियो में ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है। अब देखें ना, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 5 लेस देन 10 है, ये तो मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है कंडीशन, लेकिन अब यहाँ पे लग गया साथ में नॉट, तो नॉट इसको क्या कर रहा है, फॉल्स में बना रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि 10 लेस देन 5 तो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगला देखें, अगला जो है वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये आपके आगे जो लूप्स आ रहे हैं, फॉर वाइल डू वाइल, जो 5वें चैप्टर में है, ठीक है, उनमें बड़े काम आएंगे, तो इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस का मतलब होगा डिक्रीमेंट, 1 का डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब इसमें ना दो और चीज़ें आ जाती हैं, प्री इंक्रीमेंट भी आ जाता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी आ जाता है, या फिर प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरह। तो अब ये जो प्लस प्लस एन लिखा हुआ है, हम इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं। और अभी आपने पीछे पढ़ा था कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, तो हम इनको तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। ये भी अच्छा, ये है प्री इंक्रीमेंट, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर हम इनको देखें तो हम इनको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह डिक्रीमेंट में भी, तो ये कुछ तरीके हैं इनको लिखने के, जब प्रोग्राम करेंगे तो हम इनको मज़ीद डिटेल में समझ लेंगे। अच्छा, फिर आगे देखें, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर। अच्छा, ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं दोनों, असाइनमेंट भी पढ़ा था, इक्वल टू भी पढ़ा था, अभी पढ़ के आए। तो मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये आपने हाथ जहन में रखना है। क्यों?
क्योंकि अब यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई है मैंने, तो ये हो रहा है असाइन हो रहा है, ए में वैल्यू जा रही है 5, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, कोई वैल्यू गेट कर लेते हैं, ए के ऊपर 5 है, मैं 5 ही लेट कर लेता हूँ, बी की 7 कर लेता हूँ, 5 + 7 इक्वल टू 12, तो सम को मिल रही है 12। अच्छा, यही हम वैल्यूज़ कंसिडर कर लेते हैं प्रोडक्ट में भी, 5 × 7, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब ये मिल रहा है किसको, प्रोडक्ट को। ये वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं, ये वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं। इक्वल का मतलब होगा उस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे अब ए है ना, ए में 1 होना चाहिए और 1 = 1, अगर ए में अदरवाइज कोई और वैल्यू है तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेम इसी तरह ए में 1 है, बी में 3 कर लें, ठीक है, डमी वैल्यू से 4 आ गया, तो सी में भी 4 होना चाहिए, तब ये इक्वल होंगी, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब होता है वैल्यू सेम आना चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो ये क्या बनाता है, ये वैसे भी रिलेशनल ऑपरेटर्स में आता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। आगे देखें, आगे जो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं, एक है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी और कंडीशनल। अच्छा, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर जो होता है, इससे मुराद होती है 1, यूनरी 1, बाइनरी 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर होगा ये सिंगल एक ऑपरेंड के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, जो बी है वो सिंपल एक ऑपरेंड के साथ आ रहा है। ऑपरेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेटर आ रहा है ए प्लस बी, ये ऑपरेटर है, ठीक है, और इसके साथ बाकी जो दोनों आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये ऑपरेंड्स कहलाएंगे। तो अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनरी ऑपरेटर्स की, तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे देखें के प्लस प्लस लिखा हुआ है, ऑपरेटर आ रहा है इंक्रीमेंट का, यहाँ पे डिक्रीमेंट का, लेकिन इनके साथ जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सिंगल एक आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो दो ऑपरेंड्स के साथ आते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं और एक ऑपरेटर आ रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे भी दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर जो है वो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस तरह का एक सवाल भी आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें देखें सबसे पहले तो कंडीशन आएगी, ठीक है, फिर एक्सप्रेशन 1 आएगा और फिर एक्सप्रेशन 2 आएगा। अगर तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 जो होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो फिर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। इसको हम ज़रा तरतीब के साथ समझते हैं। देखें, अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, a इज इक्वल टू के ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ठीक है, के ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। अगर k की वैल्यू जो है वो 15 से ग्रेटर है तो x मल्टीप्लाई y करा दो, नहीं तो x प्लस वाई करा दो, ये वो कह रहा है, ठीक है। अब अगर हम कोई डमी वैल्यू फर्ज कर लेते हैं, k की वैल्यू जो है वो चले हम रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 ग्रेटर देन 15, तो 5 जो है वो 15 से बड़ा तो नहीं होता। तो अब मैंने क्या बात डिस्कस की थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर दूसरा वाला क्या होगा, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू भी लेट कर लेते हैं, कोई भी रख लें, ठीक है, मैं रख लेता हूँ x2y3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और वो 5 किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन ठीक होती, फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे 25 होता, तो अब ये ग्रेटर हो गया, तो अब यहाँ पे पहली कंडीशन चलनी थी। पहली कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 आंसर आ जाता, और वो 6 किसको मिल जाता, ए को। तो इसके साथ साथ ना, तो यहाँ पे ये लाइक इफ एल्स की तरह होता है। इफ एल्स क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन चलती है, हमेशा कंडीशन इफ के साथ आती है। अब कंडीशन आ गई इफ के साथ, के में वैल्यू आ गई, के में हमने पहले क्या रखा था, 5 रखा था, 5 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो जो इफ़ की कंडीशन होगी वो नहीं चलेगी, वो एल्स पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और
सेकंड कंडीशन में देखें तो अगर 25 है तो पहली कंडीशन इफ़ की चलेगी, एल्स की नहीं चलेगी। तो पेपर में आपका सवाल कुछ इस तरह से भी आता है, वो पेपर में इस तरह से आ सकता है कि आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा टर्नरी ऑपरेटर, तो वहाँ पे लिखा होगा कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इफ़ एल्स में, या फिर आपको इफ़ एल्स दे दिया गया होगा और वहाँ पे आपको पूछ लिया होगा कि आपने इसको कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो ये शॉर्ट्स क्वेश्चंस में आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आ सकता है। अल्लाह हाफिज़।